नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है विश्व विख्यात लोहा पुरुष लक्ष्मी निवास मित्तल की। लक्ष्मी निवास मित्तल ने विश्व भर में लोहा बेचकर काफी सोना बटोरा है। इसी कारण से वो आज विश्व में सबसे अमीर भारतीय माने जाते हैं। इसके बाद वो और क्या करेंगे, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल से ही सीधी बात। लक्ष्मी निवास मित्तल जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। एक बात बताइए, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप पहले भारतीय हैं जो विश्व में सबसे अमीर बन गए हैं। इतना पैसा है कि 30 पुश्तें भी आप ही खाएंगे खत्म नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप निर्वाण, संन्यास, अभी तो या और पैसा कमाने की इच्छा? अभी तो बहुत कुछ इंडस्ट्री के लिए करना बाकी है। एक लिमिट के बाद में पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत लिमिटेड खर्चा कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद में उस पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। लेकिन मेरी जो फोकस है, मेरा जो अभी इंटेंशन यही है कि इंडस्ट्री को कंसोलिडेट किया जाए। अभी हम लोग वर्ल्ड के 6% प्रोडक्शन करीब करते हैं, 6-7%। आपका ग्रुप? हमारा ग्रुप पर लार्जेस्ट सिंगल तो आप ही हैं, सबसे बड़े आप स्टील में लोहा पुरुष जिसको बोलते हो तो आप ही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अभी ऐसे 2-3 और प्लेयर चाहिए इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करने के लिए, इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए। तो उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और उसके लिए भी बहुत दूर है अभी हम। मतलब इंडस्ट्री का मतलब ये क्या, और पैसा बनाने की इच्छा है अभी भी आपकी? नहीं, इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन करके उसको सस्टेनेबिलिटी सिचुएशन पे लेके आने की इच्छा है। आज हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो स्टील इंडस्ट्री को इतनी वैल्यू नहीं देते। हमारे स्टील इंडस्ट्री का जो मल्टीपल्स है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, वो बहुत लो है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है, इसमें इतनी वॉलेटिलिटी है, कभी भी डाउन टर्न आएगा, सिक्लिकल इंडस्ट्री। जैसे आपके साथ हुआ था पहले, थोड़ा दिन पहले, हाँ, 3-4 साल पहले हुआ था। हर एक इंडस्ट्री का साइकिल आया तो कितनी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई अमेरिका वगैरह में। तो उसको एक नए ढंग का शेप देने की दरकार है। पर जब आप काफी अर्ली 60s में छोड़ के गए थे, जब इंडोनेशिया में आपके फादर ने 70s के अंदर प्लांट खोला था जब वहां पर, तो मुझे लगता है कि आपने कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि लगा कि हिंदुस्तान में कुछ होने वाला नहीं है, चलिए बाहर जाइए, आप जाकर के रिस्क लीजिए। मारवाड़ी फैमिली में बहुत कम होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, पर आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि इंडिया में माहौल है वो बहुत संकीर्ण है। लाइसेंस राज था, कोटा राज था, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट में कंट्रोल, एक्सपोर्ट में कंट्रोल। और जब मैं इंडोनेशिया गया तो वहाँ लगा कि ये माहौल बहुत फ्री है। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एंड दैट्स अ ग्रोइंग मार्केट। पर आप भी उस तरह के इंडस्ट्रियल फैमिलीज में थे जिसमें माँ बाप ने दिया आपको, अपने आप तो अब आपने क्रिएट किया। तो लगता नहीं अगर आपके पास वो सब नहीं होता, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जो आपकी जोखिम लेने की कैपेसिटी है, वो कम नहीं होती? कि आपके पिताजी का आशीर्वाद था जो उन्होंने खर्च किया, उसके बाद लक्ष्मी निवास मित्तल ने कुछ आगे बढ़ाया, पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो आपकी थी, अगर माँ बाप उतने नहीं आपको मदद करते तो शायद आपके साथ ये नहीं होता जो आज बन गया। आप सही बात बोल रहे हैं। अगर मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं बोला था कि जाके इंडोनेशिया जाओ और वहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, अगर वो प्रोजेक्ट तुमको नहीं समझ में आया तो उसको बंद करो, समझ में आया तो आगे बढ़ाओ, तो मैं जब वहाँ गया तो देखा कि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। तो मैं तो आई वॉज 26 साल का था, तो आई टुक दैट रिस्क। और फिर उसके अलावा वहाँ फ्रीडम थी, ग्रोथ था, नया इन्वायरमेंट था, नया चैलेंज था। एक बार बताइए, यहाँ जहाँ आप पहुँचे हैं, जिस जगह पर आप, उसको वहाँ पहुँचने के लिए आपने क्या क्या किया? 2-3 चीज़ें ऐसी बताइए कि आपने ये मान के चले कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा, ये किया इसलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर वर्ल्ड का हूँ। देखिए, हर एक समय समय पे नया मोड़ आया। सबसे पहला मोड़ आया जब मैं इंडोनेशिया छुट्टी मनाने गया था और वहाँ लगा कि बिजनेस करना चाहिए, और मैंने अपनी छुट्टियाँ छोड़ के भूल गया छुट्टियाँ और वहीं पे जम गया और उस काम को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहला वो मोड़ था मेरी ज़िंदगी में कि मैं छुट्टी मनाने के लिए इंडोनेशिया गया और वहाँ पे इंडोनेशिया के बाद मेरे को हांगकांग जाने का था, टोक्यो जाने का था, वो सब भूल के वहीं पे जम गया, उस काम को आगे बढ़ाया। छुट्टी को छोड़ के पैसा कमाना शुरू किया बिजनेस बढ़ाने के साथ। तो वो एक नया मोड।
उसके बाद में मैं ट्रिनिडाड गया तो वहाँ पैसा नहीं था, तो कंपनी को मैनेजमेंट कम ऑप्शन पे लिया, बाई ऑप्शन पे। तो वो एक नया मोड़ आया, वहाँ पे बहुत तकलीफें आई, अखबारों में आया कि एन अननोन इंडियन हैज कम टू बाई द लार्जेस्ट स्टील कंपनी इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत तरह के चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को फेस किया, सक्सेस हुई, तो एक नया मोड़ मिला मैक्सिको में। तो हर एक जिंदगी में हर एक अनुभव, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक सक्सेस के बाद में एक नया मोड़ आता है और नई तरह की चुनौती आती है और नए तरह के गोल पोस्ट क्रिएट होते हैं। तो आपने हर जगह जाके नया मॉडल क्रिएट किया मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट का, इसलिए आप सक्सेसफुल हो गए। या हर एक कंट्री के हिसाब से, हर एक कंपनी के हिसाब से आपको एक नई तरह का बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, नया तरह का बिजनेस मॉडल क्रिएट करना पड़ता है जो उस कंट्री और उस कंपनी के लिए सही हो। यहाँ पे कोई अपना विक्स फार्मूला 44 फार्मूला नहीं है जो कि आप हर एक कंपनी में खांसी हुई तो दे दिया। हर एक कंपनी के हिसाब से उसके बिजनेस प्लान बनाने पड़ते हैं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते? भगवान आपको हमेशा चाहिए, सहारा चाहिए। आपके साथ ज्यादा रहा पर आपने इतना किया, बताइए मेरे को। उसके बावजूद भी अगर आप न्यूज में आते हैं तो इसलिए आते हैं कि आपने 550 करोड़ का मकान खरीदा लंदन में, वो तो आप या अपनी बेटी की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये सब क्यों होता है? ये तो मीडिया और जर्नलिज्म की बातें हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद ये खबरें पढ़ने वालों को ज्यादा अच्छी लगेगी बजाय कि हमने बिजनेस में क्या किया। नहीं, आपको लगता नहीं कि जो एक मेंटेलिटी होती है कि हम अमीर हैं तो इसलिए सबसे बड़ा महंगा काम हमने घर जो है हमने खरीदना है, ये भी दिखाने के, आप दिखावे में विश्वास करते हैं क्या? ये तो आप देखिए ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वो उतने ग्लैमरस नहीं हैं जितने कि फिल्म इंडस्ट्री में हैं या नेता लोग हैं। तो वो तो परसेप्शन की बातें हैं। यहाँ जो बिजनेस समझते हैं वो जानते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यूज़ हैं, और जो आम जनता है वो ग्लैमरस में जाती है कि देखती है कि कितना पैसा शादी में खर्च हुआ या कितना मकान में खर्च किया। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री को जितना ग्लैमर मिलता है उतना बिजनेसमैन को तो कभी नहीं मिला। तो ये सब जो बातें हैं वो एक ग्लैमर की बातें हैं जो आप भी ग्लैमर में विश्वास करते हैं? मैं नहीं विश्वास करता, मीडिया विश्वास करती है कि ताकि उनके रीडर्स को कुछ मसाला मिले पढ़ने के लिए। नहीं, आपके पास अच्छा है, एम्स्टर्डम में घर था, मैंने आपके घर में खाना खाया है पत्नी के साथ। उस घर को छोड़ के 550 करोड़ का घर खरीदने के पीछे फिलॉसफी क्या है? क्या दिखाना चाहते थे कि मैंने इतना बड़ा खरीदा? नहीं, पहले तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये सबसे एक्सपेंसिव घर होगा। नहीं, घर मेरे को 550 करोड़ का नहीं हुआ, 500 का होगा। ये घर अच्छा लगा हमको, ये घर अच्छा लगा और मेरे को अच्छा लगा, मेरी वाइफ को अच्छा लगा, बच्चों को अच्छा लगा। मतलब जो चीज आपको अच्छी लगी तो आपने उसको पसंद किया और खरीद लिया, इसके पीछे कुछ और कारण नहीं था? इसके पीछे और कुछ कारण नहीं है। बाकी भी आप काफी खर्चे वर्चे करते रहते हैं, मैं उससे पूछूंगा आपके बारे में ज्यादा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्व विख्यात उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल से। मित्तल जी, आप बता रहे थे कि पसंद आ गया परिवार के लोगों को, तो आपने 550 करोड़ रुपए, जैसे शाहजहां ने एक ताजमहल बनवा दिया, आपकी पत्नी को पसंद आ गया तो आपने एक इतना बड़ा केंसिंगटन पैलेस खरीद लिया वहां पर जाकर के, और बेटी के ऊपर 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया शाहरुख खान के। ये सब आपको लगता है ये भी जिंदगी के लिए जरूरी है? कमाया तो खर्च भी करो। देखिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं फैमिली के लिए। बच्चे की शादी बार बार नहीं होती, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, और आप अपने लाड प्यार में बच्चे और बच्चों की शादी के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं विद इन योर कैपेसिटी, वन लाइक्स टू डू इट। तो सवाल ये है कि आपने इतना बड़ा कर लिया, एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया, आपके पास भगवान का दिया और जिसको आप कहते हैं बड़ा, सबसे बढ़िया सुंदर जेट भी हैं, बहुत सारे हैं, मकान है, शादी अच्छा। इसके बाद लक्ष्मी निवास मित्तल की क्या तमन्ना है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज रह गई है जो लक्ष्मी निवास मित्तल के बच्चों के पास होनी चाहिए या उनके पास होनी चाहिए? देखिए, मटेरियलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, आप इंडस्ट्री की बात मत करिए, उसके बाद में अभी पूछूंगा मैं आपसे कि और भी तमन्ना है कि मैंने कुछ ताजमहल टाइप चीज बनानी है? ये सब तमन्नाएं नहीं होती, ये सब स्पॉन्टेनियस चीजें हैं और समय समय पे आप इसके ऊपर में निर्णय लेते हैं। आपकी वीकनेस क्या है? हमारी वीकनेस मेरा काम है, मेरी इंडस्ट्री है। नहीं, ये घर जो लिया ये वीकनेस नहीं थी? नहीं,
मेरे को कभी भी इसके बारे में दोबारा कभी ख्याल नहीं आता कि हमारे पास में कोई बड़ा घर है कि छोटा घर है। वो पसंद आ गया उस वक्त ले लिया, पसंद आ गया, अच्छा लगा, ले 500 लिया। करोड़ रुपए निकाल के खर्च कर दिए। हाँ, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, सब लोगों को ये समझना चाहिए कि एक लेवल के बाद में पैसे की वैल्यू, जैसा मैंने कहा, कि कम हो जाती है, और जो ह्यूमन एंगल है वो कभी बदली नहीं होता। भारतीयों को भारत में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? नहीं, ये कहना बहुत, भारतीय को भारत में आने के लिए पैसा लगाने के लिए डिपेंड, वैसे तो आप बहुत आते हैं। डिपेंड, अगर मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है मेरे ऊपर, आपके ऊपर है तो आपके ऊपर है। ऐसे सुना है, जैसे ही हम स्टडी करेंगे हमें लगेगा कि यहाँ पे हम बिजनेस सक्सेसफुल लगा सकते हैं, चला सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम करेंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी दो चीजें क्या होनी चाहिए भारत के अंदर जो आपको, लक्ष्मी निवास मित्तल को फोर्स कर देंगे कि आप यहाँ पर $5 बिलियन यानी कि 20,000 करोड़ रुपए यहाँ लगा देंगे? नहीं, इसमें अभी काम हो रहा है, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा। इंडियन की कंडीशन कह रहा हूँ मैं, इतना कि कितना लगा देंगे, मैं कह रहा हूँ काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये दो चीजें हो जाएंगी तो मैं कर दूंगा। नहीं, ये स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप सिर्फ बोलें कि हमको दो चीजें कर दो और मैं बिजनेस लगा जाऊंगा। इट्स मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड यू हैव टू नो ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। अब मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि कैपेसिटी कितनी है लोगों के, आपकी नेटवर्थ क्या है कंपनी की, या आपकी इंडिविजुअल गैस है? अगर आप सच बोलना चाहें मेरे सामने, क्योंकि तो लिस्टेड कंपनीज हैं, आप तो उसमें छिपा नहीं सकते कुछ, तो कितनी वर्थ है आप, कितने हजार करोड़, कितने लाख करोड़ के आप आदमी हैं? इससे हमारे बिजनेस पे तो कुछ फर्क पड़ने वाला, जो हमको बिजनेस में ग्रोथ करना है वो कंपनियां करेंगी। हाँ, नहीं इसमें डिक्लेयर्ड है ना आपका तो हर चीज। हाँ, हमारी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी अपनी वर्थ कितनी है? नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का करीब 26-28 बिलियन डॉलर है। 28 बिलियन डॉलर का मतलब हुआ कि कितना? 10,000 करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ है आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी कल की तारीख में। ये तो आपकी लिस्टेड कंपनी की है, जो आपकी प्राइवेट है उसकी अलग से होगी। प्राइवेट कंपनी तो अभी हमने मिक्स मर्ज कर दी सब लिस्टेड कंपनी के साथ में। तो आज की तारीख में आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी है? एक है इंडोनेशिया में, छोटी सी। तो 1 लाख करोड़ के मालिक आप हैं, पर भारत के लिए 1 लाख रुपए अभी आप सोच नहीं रहे कब लगाएंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इट्स नॉट द क्वेश्चन कि 1 लाख करोड़ रुपया है तो आप 2,000 करोड़ रुपया लगाइए या 20,000 करोड़ रुपया लगाइए। वो हम लोगों के लिए छोटा सवाल है कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपया लगाने का है किसी प्रोजेक्ट में तो हम लगाएंगे। तो मतलब आपका यह है कि आप सारे विश्व में रिस्क लेंगे पर भारत के अंदर रिस्क नहीं लेंगे अभी? नहीं, ऐसी बात भारत में भी रिस्क का सवाल नहीं है। जैसे हम लोगों ने जो ग्रोथ की वो बहुत प्राइवेटाइजेशन में की। अगर मान लीजिए कल सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करे या अलायंस के लिए करे या कोई तरह की पार्टनरशिप के लिए करे तो हम लोगों को उसमें बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसे में अपने बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मतलब अभी आप सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे कब आएंगे पैसा लेकर के, आपकी तिजोरी में से कब निकलेगा, तब तक हम इंतजार करेंगे। अब हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।